नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई की थर्ड वीक की करंट अफेयर, यानी कि 14 से लेकर 21 तक का। जैसे मैं हर वीक में जो करंट अफेयर देता हूं, ये पीआईबी प्लस ई दृष्टि जो यूपी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें यूपी का भी विशेष करंट अफेयर दिया हुआ है, प्लस दैनिक जागरण से कुछ न्यूज दी हुई है। तो ये पूरी वीक की समरी 14 से लेकर 21 तक की यूपी पीसीएस, एसएससी और बाकी सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खबर तो आप जानते हैं, रामनाथ कोविंद जी बन गए भारत के 14वें राष्ट्रपति। इसका मैंने एक पूरा स्पेशल वीडियो बताया था, उसमें आपको जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है सब बता चुका हूं मैं। एक चीज उसमें मैंने गलत बता दी थी, गलत इसलिए बता दी थी क्योंकि कुछ हिंदू पेपर्स में मुझे वो गलत चीज दिखी थी। देखिए वो करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने वैसे पिंड कमेंट में लिख दिया था। उसमें जो राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं इसमें 65.65 है इसका परसेंट, मतलब 65.65% वोट मिले थे रामनाथ कोविंद जी को, और मीरा कुमार को करीबन 34% मिले थे। और अगर आप देखें तो रामनाथ कोविंद जी कानपुर से हैं, यूपी के पहले नेता हैं ऐसे राष्ट्रपति बनने वाले। ये दूसरे दलित हैं। देखिए कई जगह कई लोग बता रहे हैं ये पहले एससी हैं, इनसे पहले भी के.आर. नारायणन बन चुके हैं, वो भी एससी राष्ट्रपति थे 1997 में। ठीक है, और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि अभी तक जो प्रेसिडेंट के चुनाव हुए सबसे ज्यादा जो मार्जिन जीतने वाले राष्ट्रपति वो के.आर. नारायणन नहीं है, वो है राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये क्योंकि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में लिखा हुआ है 99 पॉइंट समथिंग 99.35% से जीते थे ये। तो ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। सबसे हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और अभी जो ये रामनाथ कोविंद जी जीते हैं 65.65% से। कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं फैक्ट, जैसे कि प्रेसिडेंट जो इलेक्शन हुआ था मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे अनूप मिश्रा जी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य रहा जहां पे सभी वोट कोविंद जी को मिले। कोविंद को सबसे ज्यादा वोट कहां पे मिला? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम मिला वेस्ट बंगाल में। और 21 राज्यों में ये जो इनकी कंपटीटर थी मीरा कुमार, उनसे आगे रहे ये। और फैक्ट लिखे हुए हैं इसमें कुछ। चुनाव हुआ कब था राष्ट्रपति का? 17 जुलाई को। परिणाम घोषित हुआ 20 जुलाई को। देखिए ये रट लीजिए ये डेट भी, क्योंकि एसएससी, आईबीपीएस या फिर इवन यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ कब था? 17 जुलाई को हुआ था। प्रेसिडेंट का जो रिजल्ट आया इलेक्शन का वो 20 जुलाई को आया। मतदान परसेंट रहा है 99%। और कोविंद जी को शपथ दिलाई जाएगी 25 जुलाई को। ठीक है, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के बारे में कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं। जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1945, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कानपुर के हैं ये। अभी इनका घर जो है ये दयानंद विहार में, कानपुर में, तहसील डेरापुर। ये सब तो खैर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी जानने वाले आसपास ही रहते हैं ये। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में जो इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग हुई। ठीक है, यानी कि ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में रैंकिंग की गई इंडियन एयरपोर्ट्स की, और उसमें टॉप पे कौन सा एयरपोर्ट रहा है ये आप याद रखिए। ये रहा है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जो कि रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, रायपुर छत्तीसगढ़ की एक्चुअली कैपिटल है, तो रायपुर में है ये, छत्तीसगढ़ में। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रहा है टॉप पे। नंबर 2 पे रहा है उदयपुर राजस्थान का, 3 पे रहा है अमृतसर पंजाब का। फिर ये देखिए नागालैंड में जो इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी, तो उसकी वजह से ये टी.आर. जेलियांग फिर से ये नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और ये नागालैंड के 19वें मुख्यमंत्री हैं टी.आर. जेलियांग। ठीक है, दूसरी बार ये सीएम बने हैं। इनकी पार्टी कौन सी है? नागा पीपल्स फ्रंट। राज्यपाल कौन है वहां पे? पीबी आचार्य है। विधानसभा अध्यक्ष है इम्ती वापंग। इनसे पहले कौन थे? शुभ्रोविली लिजित्सु, जिन्होंने ये अपील की थी गवर्नर के खिलाफ हाईकोर्ट में कि जो इन्होंने बोला है कि आप प्रूव करवा के अपनी मेजॉरिटी, जो सेशन बुलाया था उसके खिलाफ ये हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी थी। उसके बाद देखिए अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो गया था, 10 जुलाई 2017 को हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुआ था ये, और हमले की जिम्मेदारी ऑब्वियसली पाकिस्तान की ही है। ये जो करामात है लश्कर तैयबा और जमात उद दावा ने लिए थे ये। देखिए इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए वो मैं बता रहा हूँ। पूरी न्यूज़ पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जो चीज़ें मेन बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप डेली न्यूज़ देखा करिए, वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। नेक्स्ट इसमें है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, AGEY। अब ये एक नई योजना अभी स्टार्ट की गई है, 20 जुलाई 2017 को की है। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। और ये जो योजना है ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय
जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जो DAY के अंडर में जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो आजीविका मिशन है, उसके DAY आजीविका के अंडर में चलाई गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी कि स्वयं सहायता जो समूह हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उनको आजीविका के कुछ अल्टरनेटिव सोर्स उपलब्ध कराना है। और इसके लिए उनको जो भी पिछड़े, जो बैकवर्ड ग्रामीण एरियाज हैं, जो बैकवर्ड विलेज एरियाज हैं, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा आजीविका यानी कि लाइवलीहुड कमाने के ऑप्शन आ जाएं। ये आप याद रख सकते हैं। वैसे आजीविका इस स्कीम का नाम भी है, ये इसका सब मिशन है एक्चुअली। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये किसका सब मिशन है? DAY आजीविका का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी बैकवर्ड वाले जो विलेज एरियाज हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ही मिल सके और ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इसका, जो ग्रामीण एरियाज हैं। और 3 साल के लिए लागू रहेगी, 250 ब्लॉकों पर लागू की जाएगी। नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी गाय से लाभ होते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट होते हैं काऊ से या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट से, उन पे जो काऊ से प्रॉफिट होते हैं, मतलब गाय से जो भी चीज़ें मिलती हैं प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, काऊ डंग, गोबर, इवन जो गाय का मूत्र होता है उसको भी कई सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो ये क्या क्या हो सकता है, कितना इसका वाइड एरिया है, गाय से किस किस चीज़ों का लाभ हो सकता है, उस पर रिसर्च होगी और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर हर्षवर्धन है। और इस समिति की जो टोटल इसमें मेंबर है 19 मेंबर हैं, 3 सालों के लिए होगी ये। और ये ऐसी परियोजना का चयन करेगी जो कि पोषण, स्वास्थ्य, कृषि जैसे सभी जितने भी एरियाज, जैसे काऊ डंग एज ए फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, गाय का गोबर, दूध, मूत्र, घी, दही, सबके क्या क्या साइंटिफिक इसके जो ये लाभ हो सकते हैं, तो उस पर कमेटी बनाई गई। क्वेश्चन में यही पेपर आ सकता है, यही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि गाय से लाभ पर एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम क्या है, उसके अध्यक्ष कौन है, मतलब डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है, धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस पार्क बनाया गया है अभी, इसको मंजूरी प्रदान की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्रदान की है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में जो SEZ बोर्ड है, यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला बोर्ड है, उसने इसको अप्रूव किया है। और ये स्थापित कहाँ पे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। धीरू भाई अंबानी एरोस्पेस पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड होगा? ये मिहान करके एक SEZ है, MIHAN, ठीक है, मिहान करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कहाँ पे है ये? नागपुर में है ये। और ये देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एरोस्पेस पार्क होगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा की एक कमेटी बनाई गई है। और ये सबमिट की गई किस लिए? जो पोर्ट के हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि जो बंदरगाह अस्पताल होते हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनमें जो फैसिलिटीज़ है उनको इंक्रीज किया जाएगा। और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जो सजेशन चाहिए उसके लिए बनाई गई है। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट की एनालिसिस है वो नितिन गडकरी को सौंप दी है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि मतलब ये कमेटी और इसका रिलेशन जरूर याद रखिए। वेद प्रकाश मिश्रा कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई है? पोर्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें सीमेंट प्लांट खोला जाएगा विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है इसमें देखिए, हिमालयन मीट 2017 कहाँ आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आयोजन किया गया देहरादून में। उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 सितंबर 2017 को, ये रट लीजिए आप, ठीक है। जो उत्तराखंड के लोग एग्जाम देंगे उनको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है, हिमालय डे मनाया जाता है, 9 सितंबर को मनाया जाता है और उसी दिन हिमालय मीट रखी गई है। तो ये आप याद रख सकते हैं, मोदी जी करेंगे उसको, मतलब ये किया जाएगा अभी 9 सितंबर 2017 को, अभी हुआ नहीं, ये आने वाले के लिए न्यूज़ है, ठीक है। हिमालयन मीट आयोजित की जाएगी 2017 को, 9 सितंबर को हिमालय डे होता है उत्तराखंड में और ये देहरादून में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, एक नई स्कीम आई है। और इसमें क्या है कि इसमें देखिए स्टार्ट हुई है 21 जुलाई 2017 को, ये प्रारंभ है। और इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अरुण जेटली कर चुके हैं अब तक। और ये बेसिकली किस चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको पेंशन देने के लिए किया गया है। एक्चुअली उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये उत्साहित करने के लिए किया गया है। जो भी 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो LIC के जरिए इस योजना को खरीद सकते हैं, वय वंदना योजना को।
और इसमें क्या होगा कि दो टाइप की चीज़ें, दो टाइप की स्कीम है। एक तो ये है कि एक में आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, और आपको 1,000 रुपये मिलता रहेगा हर महीने, ठीक है। और उसके बाद एक है 7.5 लाख रुपए दे दिए, उसमें 5,000 रुपये मिलता रहेगा हर महीने पेंशन। इसमें क्या होगा, 10 साल के लिए एक तरह से वो पैसा इन्वेस्टमेंट ही होगा आपका। 8% इसमें ब्याज मिलेगा, और इसमें ये जो भी ब्याज है ये मंथली बेसिस पे दिया जाएगा, तो ये आप याद रख सकते हैं। और ये योजना जब भी आपने खरीदी हो 3 साल बाद जितनी भी आपकी राशि थी, चाहे 1.5 लाख वाली हो या 7.5 लाख वाली, उसका 75% के बराबर आप लोन भी ले सकते हैं। और भी कई सारी इसमें प्रोविजंस हैं कि जैसे अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं तो भी आपको पैसे मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मेन जो बातें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें लिखी राजकुमार जी ने। देखिए राजकुमार जी के नोट्स हैं, ये मैं बताना भूल गया था शायद, राजकुमार जी बनाते हैं हमारी वीकली समरी। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये आपको पता ही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री एलपीजी कनेक्शन के लिए चालू की थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में है ये। इसमें कितने देने हैं, इसमें 2.5 करोड़ अभी तक ये दिए जा चुके हैं। और इसमें आप अगर देखें 2.5 करोड़वां जो कनेक्शन मिला है 15 जुलाई 2017 को दिया गया। किसको दिया गया, उनका नाम भी लिखा हुआ है, गौरी सरकार है वेस्ट बंगाल की, मुर्शिदाबाद जिले की हैं ये, जंगीपुर में इनका नाम दिया हुआ है। शायद ही आ जाए, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं। इसमें करीबन ये 2.5 करोड़ ये वहाँ है इसमें अभी। और इसमें जो टारगेट है वो टोटल कितना 5 करोड़ है शायद, और 8,000 इसमें 8,000 करोड़ का इसमें पूरी स्कीम थी। ये पूरा मैंने बताया हुआ है, पहले आप देख लीजिएगा उसको। मेन चीज़ ये कि ये पहली ऐसी वेलफेयर स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने चालू की थी। फ्री एलपीजी कनेक्शन देते हैं, इसमें 1,600 रुपये का करीबन कंसेशन देते हैं। नेक्स्ट है, और देखिए मेन यही है कि जो ग्रामीण एरियाज़ में जैसे जो महिलाएं वो वुड जलाती हैं, लकड़ियाँ ला ला के, उसके लिए दी गई है कि पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो और उनको इतनी दूर ज़्यादा जाना पड़ता है वो भी रुक जाए। रूरल एम्पावरमेंट के लिए स्कीम है मेन। नेक्स्ट इसमें इंडिया के जो रेलवे हैं स्टेशन है, 7 रेलवे स्टेशन को विकसित करने का निर्णय लिया है मलेशिया ने। इंडिया में एक्चुअली जितने भी आजकल रेलवे स्टेशन हैं उन सबको प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, और इसीलिए ये स्टेशन पुनर्विकास योजना, स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना चल रही है। 23 को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और इसमें पहला फेज़ होगा, ये पहला चरण में 23 को किया जाएगा, फिर धीरे धीरे और उनको किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। नेक्स्ट है इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीबी ने लोगो लॉन्च किया है। एनडीटीवी का लोगो लॉन्च, सॉरी एनडीटीवी नहीं, एनडीडीबी का लोगो लॉन्च किया गया है। क्वालिटी जो मार्क है वो लॉन्च किया गया है। मेन चीज़ है इसमें क्वालिटी सुधारने पे इस पे फोकस किया जाएगा। लोगो वैध रहेगा 3 साल तक। ऐप कुछ लॉन्च किए गए हैं वो भी देख लीजिए। देखिए एक एम आधार ऐप है, और ये लॉन्च किसने किया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि यूआईडीएआई ने। तो यूआईडीएआई ने एक ऐप लॉन्च किया है एम आधार। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया में आपको हर जगह वो जो आधार कार्ड होता है उसका फिजिकल फॉर्म में पेपर में लेके उसको नहीं घूमना पड़ेगा, आप मोबाइल से भी दिखा सकते हैं डायरेक्टली। डिजिटल इकोनॉमिक बनने की तरफ गवर्नमेंट के कई सारे प्रयास हैं, उनमें से एक ये भी है। एक और ऐप किया गया रेल सारथी। ये इंडिया की जो रेलवे में ट्रैवल करते हैं जो लोग, उनको सुविधा देने के लिए किया गया है। वैसे इतनी सुविधा तो नहीं सुधरी है, लेकिन ऐप जरूर लॉन्च किया है इसमें। नेक्स्ट इसमें सोहम करके एक ऐप लॉन्च किया है, और ये किस चीज़ के लिए किया है, ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ये नवजात श्रवण शक्ति जांच उपकरण है, मतलब उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी को सुनने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐप लॉन्च किया है, सोहम नाम है उसका। और इसको डेवलप किसने किया है, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बायोसाइंस ने। और ये जो शिशु होते हैं उनको ये स्वदेशी तकनीक से ये विकसित किया गया है, और श्रवण शक्ति जांच करने की, मतलब उसमें हेयरिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये सब जांच करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया सोहम। जो बच्चों की हियरिंग कैपेबिलिटी जांच करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया सोहम, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें सक्षम हरियाणा अभियान चलाया गया है। ऑब्वियसली हरियाणा गवर्नमेंट नहीं चलाया होगा। और इसमें जो जितने भी हरियाणा स्टेट में एडुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए, प्लस जो एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है सक्षम हरियाणा। स्किल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और ये आप मतलब ये मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यूपीपीसी में जरूर आ सकता है। पूछेंगे ऐसे कि इंडिया के किस राज्य ने अपना अलग झंडा डिजाइन करने के लिए कमेटी का गठन किया है। देखिए वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी स्टेट को अपना झंडा रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ इसमें क्रिटिक्स हैं या फिर कुछ
जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं वो ये ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टेट का एक तरह से आप जैसे सिनिज्म वाली एक्टिविटी चालू कर रहे हो, कि एक तरह से आप अपनी अलग रीजनल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, रीजनलिज्म की भावना ला रहे हो। तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बिल्कुल कई सारे जो मैंने न्यूज़ पढ़ी उसमें ये लिखा हुआ था कि एक स्टेट को अपनी खुद की रीजनल आइडेंटिटी रखने का बिल्कुल अधिकार है, और उसी के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक अलग झंडा डिज़ाइन करने के लिए कमेटी बनाई। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया का झंडा भी वैसे भी काफ़ी प्यारा है, और उसके अगर वो भी लगाते तो इतना कोई वो नहीं रहता एक। लेकिन इसमें नेशनल फ्लैग कोड करके है, उसमें ये चीज़ जरूर लिखी हुई है कि अगर मान लीजिए स्टेट ने कोई झंडा बना भी दिया तो उसके साथ इंडिया का जो फ्लैग है वो आपको जरूर रखना पड़ेगा। ये वाली एक चीज़ है। बाकी तो इसमें कमेटी बनाई गई, तो ये पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने कमेटी बनाई? कर्नाटक ने बनाई है। और किसने किसने ये, मतलब कई सारे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स की भी इवन मांग रही है ये। पाटिल पुटप्पा करके हैं कोई, भीमप्पा गुंडप्पा गडाडा की मांग, बड़ा वैसा नाम है, काफ़ी डिफिकल्ट है लेने में, तो आप ये पढ़ लीजिए इसको। इसकी इन दोनों की मांग पे ये समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है इसमें कल्चर ऑन क्रूज। ये वीकली कल्चरल फेस्टिवल है, और ये मनाया कहाँ पे जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इस बार डल झील में मनाया गया। नेक्स्ट है इसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है उसके तहत कितनी मनी सेव की गई, कितनी धनराशि सेव हुई। मतलब अभी तक जो करप्ट ये जो बोल रहे थे, जैसे डीबीटी जब लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो बोला था कि अब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, तो जो बीच के बिचौलिए हैं, जो मीडिएटर्स हैं, वो लोग पैसा खा जाते थे। तो पहली बात तो गरीब तक पैसा नहीं पहुंचता था, और दूसरी बात कई सारे उन लोगों से करप्शन होता था हर लेवल पे। तो अब ये उसके कुछ कुछ रिजल्ट आने लगे हैं। 57,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है इस बार। नेक्स्ट है इसमें, अभी देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं इंडिया की तरफ से, एम वेंकैया नायडू को बना दिया गया है, और इनके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थी, अब वो किसको दे दिया गया? स्मृति जुबिन ईरानी को। नेक्स्ट इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो एवरेज ब्लड डोनेशन रेट है वो है 0.8, यानी कि 100 में से 0.8 लोग ही डोनेट करते हैं ब्लड। नेक्स्ट है इसमें नवा भारत एशियान के बीच में जो दिल्ली संवाद होना है, ऑब्वियसली नई दिल्ली में ही होगा वो, तो इसका विषय इंपॉर्टेंट है। ये विषय क्या था? आसियान भारत संबंध अगले 25 साल के लिए दिशा की रूपरेखा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें आरबीआई ने एनबीएफसी को नई पेंशन स्कीम लाने की अनुमति प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है निशुल्क शल्य चिकित्सा योजना प्रारंभ किया, किसने? दिल्ली ने। नेक्स्ट है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 जो बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, मेजर ऑयल कंपनीज, ओएनजीसी और एचपीसीएल, उसको विलय की मंजूरी प्रदान कर दी, मर्जर हो जाएगा इनका। अब अभी हुआ तो नहीं, मतलब अभी प्रोसेस है, इन प्रोसेस है। नेक्स्ट है इसमें अन्न भंडार कहे जाने वाले कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कमी आ गई है। कावेरी डेल्टा क्षेत्र है कहाँ पे? इसका ज़्यादातर ये तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु में ये 20% कमी आ गई है इसमें। नेक्स्ट है इसमें 10th में जो स्टूडेंट हैं, 10वीं तक जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्कूल बैग का अब ये मैक्सिमम वेट फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि जैसे स्कूलों में हम लोग भी जाते थे, जैसे जब आज भी हैं कि कई सारे बुकें मंगा लेते हैं एक साथ, तो बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है। इसके लिए कई बार जैसे मजाक वजाक तो उड़ता रहता है सोशल मीडिया पे। अब इसके लिए पहली बार किसी ने सीरियस स्टेप लिया है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला है कि जो स्कूल बैग है उसका मैक्सिमम वेट 5 किलो तक होना चाहिए। तो ये थोड़ी हट के न्यूज़ है, इसको याद रख लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है किस राज्य की सरकार ने 10वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बैग का अधिकतम वजन तय कर दिया, और वो वजन कितना था? 5 किलोग्राम, 5 केजी होना चाहिए, और तेलंगाना ने किया ये। सार्क एमबीबीएस पेन आप याद रख लीजिए। सार्क में 8 कंट्रीज हैं एमबीबीएस पेन। ये म्यांमार हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। पी से हो गया पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तो सार्क के जो कानून एवं व्यवस्था यानी कि जो लॉ मिनिस्टर्स की 8वीं बैठक कहाँ पे संपन्न हुई? कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट है देखिए, इंडिया श्रीलंका के एक गाँव को डेवलप कर रहा है, उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ है। उस गाँव का नाम आप याद कर लीजिए, सोबिथा थेरो करके है ये, और ये किस जिले में है? ये अनुराधापुर करके एक श्रीलंका में जिला है। तो श्रीलंका में अनुराधापुर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक विलेज है सोबिता थेरो, उसको भारत डेवलप करेगा, ठीक है। उसके लिए एग्रीमेंट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है कुछ। इंटीग्रेटेड सी वाटर एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सिस्टम परियोजना, ये परियोजना पे काम कौन कर रहा है? अबू धाबी कर रहा है। और इसके लिए एक्चुअली जो बायोफ्यूल हैं उनको डेवलप करने के लिए अबू धाबी से ये परियोजना चालू है।
और इसी के साथ ही जो समुद्री भोजन होते हैं प्लस जो पॉल्यूशन कम करने के पेड़ों को लगाया जाएगा। और उसी के लिए मतलब जो कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, मतलब वो पॉल्यूशन कम कर देते हैं और उनको लगाया जाएगा। एक है सैलिकोर्निया करके एक पौधा है, सैलिकोर्निया, ये इसकी स्पेलिंग है, आप याद देख लीजिए इसमें, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो पौधा है सैलिकोर्निया, ये एक्चुअली जो ब्रैकिश वाटर होता है या फिर जो सॉल्टिस वाटर होता है ओशियन में जो होता है, खारे पानी में उग जाता है ये पौधा। और इसमें भारी मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें ये जानवरों का चारा और बायोफ्यूल के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। इसमें मेन चीज़ याद रखनी है कि सैलिकोर्निया ये पॉल्यूशन, ये मतलब पॉल्यूशन कम करने वाले जो बायोफ्यूल है इससे डेवलप किए जा सकते हैं। उसी के लिए एक परियोजना बनाई, किसने, अबू धाबी ने बनाई, उस पर काम कर रहा है और बायोफ्यूल भी उससे डेवलप हो सकता है। तो इसका नाम है इंटीग्रेटेड सी वाटर इसीलिए क्योंकि इसी में उगाया जाएगा ये सैलिकोर्निया। और ये सैलिकोर्निया एनर्जी एंड एग्रीकल्चर सिस्टम परियोजना अबू धाबी ने स्टार्ट की है, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसमें फेसबुक जो यूजर्स हैं ओवरऑल सबसे ज़्यादा किस देश में है, अब इंडिया में हो गए हैं, भारत टॉप पे आ गया है। भारत में फेसबुक यूज़ करने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं और ये इसने यूएस को पिछाड़ दिया है। इंडिया नंबर 1 बन गया है फेसबुक के मामले में। फेसबुक में टोटल जो यूज़र्स हैं इंडिया में वो कितने, 24 करोड़ 10 लाख। वैसे भी इंडिया में हर आदमी फेसबुक ही करता रहता है। फेसबुक काफ़ी बड़ी चीज़ है सोशल मीडिया के नाम, अगर आप देखें तो इंडिया में जैसे सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट्स हैं। फेसबुक 24 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 24 करोड़ 10 लाख। और ये भी एक ऑफिशियल है, ये कई सारे लोगों ने जो फर्जी वर्जी बना रखे होंगे उसमें और ज़्यादा होंगे। तो फेसबुक यूज़ करने में जो टॉप कंट्री बन गया है वो इंडिया हो गया है, ठीक है। यूएस को पिछाड़ दिया इसने और विश्व में हर 8वां जो व्यक्ति, जो 8वां पर्सन है फेसबुक यूज़ करता है वो भारतीय है। नेक्स्ट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पैम कॉल जो आती हैं उससे प्रभावित देशों की एक लिस्ट जारी की गई है। उससे प्रभावित कंट्री जो स्पैम कॉल्स आती हैं उनसे जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट आई है। सबसे ज़्यादा ये भारत में है। भारत में वैसे भी आप देखते हैं जो यहाँ की कंपनी है वो फर्जी कॉल किया करती हैं, जितनी भी कंपनीज हो गई टेलीकॉम की या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड। जबकि जो TRAI ने इतने सारे स्टेप भी लिए हैं, डू नॉट ये डिस्टर्ब वाले ये सब चीज़ें भी करी गई हैं स्टार्ट, लेकिन फिर भी स्पैम कॉल के मामले में इंडिया नंबर 1 पे है। और ये सर्वेक्षण किसने कराया था, ट्रू कॉलर ने। नंबर 2 पे है अमेरिका, 3 पे ब्राज़ील, 4 पे चिली। नेक्स्ट है देखिए, पूरी दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तीसरा सबसे बड़ा देश है भारत। ये विश्वास नहीं होता है लेकिन ऐसा है क्योंकि, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी बहुत ज़्यादा हमले होते रहते हैं। तो ये रिपोर्ट पेश की है किसने, अमेरिकी संसद की आतंकवाद की रिपोर्ट है, ये 2016 की है। और इसमें मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो आतंकी हमले हुए हैं वो हुए हैं किसमें, इराक में हुए हैं करीबन। ये नंबर्स के हिसाब से है वैसे। सबसे ज़्यादा रीजन तो अगर आप देखें तो इंडिया में तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, बस जम्मू कश्मीर को अगर आप छोड़ दें। बाकी तो सब इंडिया में जो बाकी जो रीजन्स हैं, जैसे जो रेड कॉरिडोर है वहाँ पे तो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है। अब उसको भी इसमें अगर ले लिया गया है शायद, तो ये आप अगर उसको भी इसमें मिला लें तो करीबन इंडिया में जो एक्टिव ग्रुप हैं, जो बड़े आतंकी संगठन हैं, ज़्यादातर ये पाकिस्तान के ही हैं। और जो माओवादी को मिला के 52 है ऐसे जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं इंडिया में एक्टिव हैं ये। और इसमें जो टोटल अगर इस अमेरिकी रिपोर्ट को देखें तो भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं सबसे ज़्यादा हुए हैं ये कश्मीर में, और फिर हुए हैं छत्तीसगढ़ में, फिर मणिपुर में। तो मणिपुर में जैसे कुछ सेसेशनिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रेड कॉरिडोर वाला एरिया आ गया। कश्मीर में पूरा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का है। तो आतंकवाद से प्रभावित तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है भारत। नंबर 1 पे कौन सा देश है, इराक है। देखिए इसमें 2 चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो अमेरिकी संसद की रिपोर्ट आई है टेररिज्म पे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है, तो वो है इराक। और भारत किस नंबर पे है, वो है तीसरे नंबर पे। 927 हमले हुए हैं। नंबर 2 पे अफगानिस्तान। और ये आप देख सकते हैं टोटल इंडिया में जो एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप है वो 52 है। नेक्स्ट है इसमें नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस बने हैं ये, न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद पाराजुली। इनसे पहले थे सुशीला कार्की, और राष्ट्रपति भवन का नाम है ये शीतल निवास। उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं इस समय शेर बहादुर देउबा, उपराष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इतना तो मेरे हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, इनका नाम पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देवबा, और जो ये नए बने हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, इनका नाम क्या है, गोपाल प्रसाद पाराजुली। पहली नेपाल की जो महिला स्पीकर है वो है ओंसारी घरती सागर। नेक्स्ट है इसमें ये पूर्णतः मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड, पूर्णतः स्वचालित यानी कि फुल्ली ऑटोमेटेड डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रारंभ हो गई है नेपाल में। देखिए एसबीआई ने पहली बार भारत से बाहर पेपरलेस बैंकिंग सिस्टम का ये मतलब एक्सटेंड किया है इंडिया के बाहर, नेपाल में किया है ये, और नेपाल में बनाई नेपाल एसबीआई बैंक। तो ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक बैंक है, स्वचालित है, ये ऑटोमेटेड है, ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रारंभ हो गई है। एसबीआई ने किया है ये, इसमें इसके लिए एक इन टच करके ऐप भी एसबीआई ने किया था, एक गांव को भी गोद लिया एसबीआई ने, पिछली न्यूज़ में हमने देखा था। तो इंडिया काफ़ी कुछ करता है नेपाल के लिए, लेकिन नेपाल फिर भी जैसे चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो रहा है आजकल। नेपाल ने जो वहाँ पे सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल को दे दिया है, चाइना को दे दिया है। तो नेपाल जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के जो जितना हम लोग सपोर्ट करते हैं, फिर भी ये लोग हमेशा ये चाइना कार्ड खेला करते हैं हमारे साथ। एक नेपाल हो गया और एक इधर मालदीव्स हो गया, और ये कुछ श्रीलंका भी। सबसे अच्छे अगर आप पड़ोसी दोस्तों में बात करें तो सबसे अच्छा देश है हमारा भूटान, सबसे अच्छा जो फ्रेंड है हमारा। इधर अफगानिस्तान भी है काफ़ी अच्छा फ्रेंड। नेक्स्ट इसमें है न्यूज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट है। उसने पूरी धरती में जितना भी प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें बताया कि 1950 से लेकर अब तक जितने भी धरती में रहने वाले इंसान हैं उसमें करीबन 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का निर्माण किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है इससे, और इवन इससे लैंड फिलिंग और ये सब की प्रॉब्लम भी आ सकती है कि कितनी ज़्यादा टोटल मिला के है। मतलब ये ओशन में भी है, और ओशन में जो प्लास्टिक फेंकी जाती है, जो लैंड फिलिंग की जाती है, उन सबको मिला के है ये। प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिपोर्ट है, ये जरूर याद रखिएगा। 8.3 अरब टन यानी कि 8.3 बिलियन टन प्लास्टिक का निर्माण किया गया है। ये चाइना का है। नेक्स्ट CH-5 रेनबो, ये क्या है, ये शक्तिशाली बम वर्षक ड्रोन है, ये मिलिट्री ड्रोन है ये। तो ये मतलब किसी भी जगह से बम फेंक सकता है, उस हिसाब से चाइना ने बनाया है। CH-5 रेनबो। सॉफ्ट पावर की अगर बात करें, सॉफ्ट पावर का एक इंडेक्स आया है, हिंदी में बोलते हैं इसको मृदु शक्ति। सॉफ्ट पावर का मतलब ये कि कोई भी प्लेस कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वहाँ पे कैसे ये जो डिप्लोमेसी और ये सब चीज़ें होती हैं। हार्ड पावर का मतलब हो गया जैसे मिलिट्री पावर और ये सब। सॉफ्ट पावर में कितना अट्रैक्टिव है, कैसा वहाँ का सिस्टम है, कैसी गवर्नेंस है, कैसे ट्रीट करता है, इन सब ये सब चीज़ें, बहुत बड़ा टर्म हो गया एक्चुअली सॉफ्ट पावर। उस हिसाब से जो टॉप कंट्रीज़ हैं, टॉप 30 लिस्ट निकाली गई है। नंबर 1 पे फ्रांस है, नंबर 2 पे ब्रिटेन है, नंबर 3 पे अमेरिका। और ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी है, वो राजकुमार जी लिखना भूल गए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी है पोलैंड की, उसने रिपोर्ट निकाली है। और सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्ट पावर की जो इंडेक्स है, सॉफ्ट पावर का इंडेक्स में इंडिया टॉप 30 में भी नहीं है, जो 30 की लिस्ट आई है। तो ये आप याद रख सकते हैं। सॉफ्ट पावर का लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में सहयोग कितना है, कितना कॉपरेशन है, और कितना ये अट्रैक्शन है, इन सब को क्षमता को सॉफ्ट पावर बोलते हैं। मैंने बताया आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्ट पावर में, बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है ये। कितना कोई देश अट्रैक्टिव है, कैसा वहाँ का गवर्नेंस है, कैसे उसके देश दूसरे देशों से रिलेशन है, उन सब में। तो सॉफ्ट पावर इंडेक्स किसने पब्लिश की, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी पोलैंड की। नंबर 1 पे उसमें है फ्रांस, नंबर 2 पे ब्रिटेन है, नंबर 3 पे अमेरिका है। टॉप 30 कंट्रीज़ में इंडिया नहीं है। चाइना 25वें पे है, पता नहीं कैसे चाइना है 25वें पे। 29 है ब्राज़ील, 30 है टर्की। नेक्स्ट है इसमें देखिए UPI यानी कि जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसने व्हाट्सएप को ये मंजूरी दे दी कि अब इससे भी पेमेंट हो सकता है, भुगतान हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें ये किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई, चाइना ने। नेक्स्ट है इसमें सीमेंस जो SIEMENC करके कंपनी है, उसने भारत में अपनी पहली डिजिटल फैक्ट्री आरंभ की है, जर्मनी की कंपनी है ये। नेक्स्ट है इसमें विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्काइंग रिजॉर्ट। स्काइंग जो एक गेम होता है, जैसे माउंटेन के आसपास वाले एरियाज में किया जाता है, जो जहाँ बर्फ़ जमी होती है। तो इंडोर जो रिजॉर्ट बनाया गया है सबसे बड़ा विश्व का, चाइना में बनाया गया है वो। मतलब पूरा वो इतना ज़्यादा बड़ा बनाया गया है, मैंने वीडियो देखा उसमें, पूरा वो लग रहा है जैसे माउंटेन इतनी ज़्यादा हाइट पे बनाया गया है। तो
उस हिसाब से, और प्लस ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, बिल्कुल माउंटेन वाली जो स्काइंग करते हैं जो, उसकी फीलिंग आ रही है इसमें। नेक्स्ट है इसमें यूनिसेफ की नई जो वैश्विक सद्भावना राजदूत बनी, यूनिसेफ की जो ग्लोबल एम्बेसडर बनी है वो है लिली सिंह, यूट्यूबर है बहुत फेमस, सुपर वुमेन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। ये भारतीय मूल की हैं, ये कैनेडियन लेखक और कॉमेडियन और अभिनेत्री हैं। ये देखा होगा आप लोगों ने वीडियो इनके शायद। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो ये है ग्लोबल, ये एम्बेसडर बन गई हैं। नेक्स्ट है इसमें इंडोनेशिया ने जो साउथ चाइना सी का, जो इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसका नाम बदल के रख दिया है नॉर्थ नतूना सागर, नॉर्थ नतूना सी करके रख दिया है इनका नाम। चाइना ने काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया। चाइना जैसे साउथ चाइना सी के में चाइना ने क्या किया है कि 9 डैश लाइन बना दी है और बोलते हैं कि ये जितने जो भी चीज़ इसके अंदर आती है वो सब चाइना की है, और वो मैप दिखाते हैं 7वीं और 8वीं शताब्दी के। मतलब अब ये वाली अगर बात मानी जाए तो इंडिया भी अपना मैप दिखा के पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूरा बोल सकता है कि हमारा है। तो ये साउथ चाइना सी में बहुत सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो इंडोनेशिया के नॉर्थ में जो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, उसका नाम रख दिया है इंडोनेशिया ने उत्तरी नातूना सागर, यानी कि नॉर्थ नातूना सी करके है ये। फिर नेक्स्ट है अमेरिका में ने किस देश को आतंकवाद के पनाहगाह देशों की सूची में डाल दिया है? पाकिस्तान को। मतलब सबसे सेफ हेवन जो है टेररिज्म के लिए, उसकी लिस्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान को डाला है, और इसमें पाकिस्तान के अलावा 12 और देश हैं उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इसमें हाइवा आई ताहिती डांस, ये किस देश से है? ये फ्रांस से। नेक्स्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी यूएस की जो नेवी है उसने दुनिया का सबसे पावरफुल लेज़र हथियार बनाया है, लॉज इसका नाम है, और ये इसका सफल परीक्षण किया है। मतलब और ये कहाँ पे किया है? पर्शियन गल्फ में किया है, यानी कि फारस की खाड़ी में किया है। हवा के साथ साथ ज़मीन और ये सब, मतलब ज़मीन और जो सरफेस है वहाँ ये निशाना साधने में सक्षम है। ये मेन चीज़ है कि ये आप याद रखिएगा, यूएस की जो नेवी है उसने सबसे पावरफुल हथियार लॉज का परीक्षण किया है पर्शियन गल्फ में। नेक्स्ट है इसमें प्लास्टिक के 10 पाउंड के नए नोट का ये इनॉग्रेशन किया गया, ब्रिटेन में किया गया। देखिए ब्रिटेन में अभी तक तो जो वहाँ की महारानी एलिजाबेथ टू उन्हीं के नाम पे नोट छपते थे, लेकिन अब ये जेन ऑस्टन के नाम पे भी ये, मतलब इनकी भी फोटो छापी जाएगी। अभी तक सिर्फ एलिजाबेथ टू की फोटो छपती थी। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में सौर परियोजना स्टार्ट की? इजिप्ट में। नेक्स्ट है ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद जिनका नाम है प्रीति कौर गिल, इनको प्रमुख संसदीय समिति में जगह दी गई है। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में WHO सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया? साइमा हुसैन को बनाया गया है। नेक्स्ट है किस देश के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंट वाला दिल बनाया है? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने बनाया 3D प्रिंट वाला दिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है। तो स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है, उन्होंने डेवलप किया है 3D प्रिंट वाला दिल, ठीक है, 3D प्रिंट वाला हार्ट। ये फिर ये स्पोर्ट्स की जो है न्यूज़ है कुछ। विंबलडन चैंपियनशिप हुई थी 2017 में यूके में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें ये है कि रोजर फेडरर 8वीं बार लगातार विंबलडन चैंपियनशिप जीतने वाले बन गए पहले खिलाड़ी। इनसे पहले 7 बार जीता था पीट सम्प्रास ने और विलियम रेनशा, जो कि 19वीं शताब्दी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोनों ने 7 बार जीता था, लेकिन फेडरर मतलब एक तो इतनी एज में और ऊपर से 8 बार इन्होंने जीत लिया है विंबलडन चैंपियनशिप। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। और ये इनके बारे में फैक्ट याद कर लीजिए, रोजर फेडरर कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और इन्होंने हराया किसको? मारिन चिलिच बोलते हैं इनको, चिलिक नहीं है, चिलिच चाहिए। इन्होंने रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के हैं, इन्होंने मारिन चिलिच जो कि क्रोएशिया के हैं उनको हराया था। फीमेल में कौन जीता है? ये गार्बिन मुगुरुजा स्पेन की हैं, वीनस विलियम को हरा दिया इन्होंने यूएस की को। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपने देश के नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है इसमें श्रीलंका जिम्बाब्वे की टेस्ट सीरीज, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैन ऑफ द सीरीज रंगना हेरात और मैन ऑफ द मैच गुना रत्ने को मिला। नेक्स्ट है शॉर्ट कोर्स जो विश्व स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में करेगा रशिया, 24 में करेगा हंगरी, 18 में होंगजू और 2020 में अबू धाबी। ये निर्णय लिया है अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग फेडरेशन ने। नेक्स्ट है इसमें किस शॉटपुट खिलाड़ी पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है? मनप्रीत कौर जो पंजाब की है। नेक्स्ट है 57वीं नेशनल जो इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में हुआ। विजेता राज्य केरल, नंबर 1 पे तमिलनाडु और फिर 3rd पे हरियाणा। नेक्स्ट है इसमें विश्व जूनियर
स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट है आईपीएल में 2 टीम पे जिन पे बैन लगाया गया तो वापस आ गई हैं, चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स। नेक्स्ट है आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग में पहली बार प्रतिभाग कर रही जमशेदपुर एफसी के कोच होंगे स्टीव कॉपेल। ये भी मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के हैं स्टीव कॉपेल और ये कोच होंगे जमशेदपुर एफसी के, जो कि इंडियन सुपर लीग में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है। टाटा ग्रुप की है ये फ्रेंचाइजी। फिर नेक्स्ट है जो नेशनल गेम्स होंगे इंडिया में 2022 में मेघालय में होंगे। लास्ट जो नेशनल गेम्स हुए थे वो तिरुवनंतपुरम केरल में हुए थे। नेक्स्ट है इंडिया के जो ओवरऑल कोच हैं इस समय वो तो रवि शास्त्री हैं। बॉलिंग के कोच बना दिया है किसको, भरत अरुण को। नेक्स्ट है इसमें विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है अमित कुमार ने। नेक्स्ट है सेनेगल फुटबॉल स्टेडियम, ये तो सेनेगल तो अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, 8 लोगों की डेथ हो गई। भारत ए टीम के क्षेत्र रक्षण कोच कौन है, विजय यादव। नेक्स्ट है इसमें अभी नियुक्ति हुई है श्रीलंका के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महेश सेना नायक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है निसान, जो कि जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। निसान ने अपने भारतीय जो परिचालन का अध्यक्ष किसको बनाया, थॉमस कुएल को। मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं हो सकता, मतलब राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये राइट टू प्राइवेसी एक्चुअली जो UIDIA है, DAI है, यानी कि आधार के लिए जो कई सारे लोगों ने PIL दाखिल की थी कि ये राइट टू प्राइवेसी को ये दखल दे रहा है, ये जो जैसे इसका डेटा गवर्नमेंट दूसरी तरह से यूज़ कर सकती है, ये ऐसा लोगों का बोलना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये जो PIL है वो एक तरह से उसके खिलाफ ये फैसला दिया है, बोला है कि राइट टू प्राइवेसी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट राइट, ये आप याद रख सकते हैं, संपूर्ण नहीं हो सकता है ये। 9 जजेस की बेंच ने सुना था ये और इसकी अध्यक्षता की थी JS खेर ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। कोर्ट ने बोला है कि स्वतंत्रता का हर पहलू निजता का अधिकार नहीं हो सकता है और ये निजता का हक जो है स्वतंत्रता के आधार का छोटा सा हिस्सा है। मतलब इन्होंने ये बोला था कि इसको आप आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर लो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाले में, और ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए। ऐसा पहले वैसे कोर्ट ने बोला भी था, लेकिन कोर्ट ने अपना ये चेंज किया है ये, और ये आधार के मामले में हो रहा है ये सब। इन्होंने बोला है कि राइट टू प्राइवेसी को आप खलल डाल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी देखिए अभी भी उसमें विचाराधीन है ये कि इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। नेक्स्ट इसमें ऑबिटोरी यानी निधन हुआ है, मार्टिन लाउड करके हैं, ये अमेरिकी अभिनेता है। नर बहादुर भंडारी सिक्किम के तो ये पूर्व CM है, ये सिक्किम संग्राम परिषद के संस्थापक थे, ये फाउंडर थे। मरियम मिर्जा खानी ये गणितज्ञ थे और ये ईरान की अमेरिकी गणितज्ञ हैं। फील्ड मेडल जीतने वाली, देखिए अगर मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है तो इसी को बोला जाता है जो फील्ड्स मेडल होता है उसको बोला जाता है मैथ्स का नोबेल, मैथमेटिक्स का नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है फील्ड मेडल को, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जीते थे मरियम मिर्जा खानी, उनकी डेथ हो गई। विदिशा बेजबरुआ जो कि अभी जग्गा जासूस की एक्ट्रेस थी, इन्होंने सुसाइड कर लिया। नेक्स्ट है मार्टिन लैंडो, ये वही ऊपर लिखा हुआ है शायद, अभिनेता है, इनका डेथ हो गया है। अजीत कुमार कवि और गद्यकार। नेक्स्ट इसमें कुछ डे है इंपॉर्टेंट, 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, यानी कि विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ये तो डेट हो गई, लेकिन आप मेन चीज़ इसमें थीम याद रखा करिए। 2017 की जो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम थी वो थी स्किल्स फॉर ऑल, और ये मेन है कि भविष्य के कार्य के लिए कौशल, यानी कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। इंडिया में वैसे भी जितने भी लोग हैं, जितना भी वर्क फोर्स है, करीबन 90% से ज़्यादा स्किल्ड नहीं, सॉरी मतलब केवल 10% से लेके 13% तक स्किल्ड है। बाकी सब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड मैन फोर्स है, जो वहाँ की मतलब वर्क फोर्स है। और ये जो वर्ल्ड ये यूथ को ये स्किल डे मनाया गया था, तीसरा मनाया गया था, 2014 में सबसे पहला मनाया गया था। 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी थीम थी एक्शन अगेंस्ट पॉवर्टी। नेक्स्ट इसमें है पुरस्कार कुछ मिले हैं, वो आप देख लीजिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का ये पुरस्कार मिला है किसको, ये मिला है माइकल फेलिप्स को, अमेरिकी तैराक हैं जो, और प्लस किड्स चाइल्ड अवार्ड प्रदान किया गया, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार मिला है गुरु स्वामी जयराम को, जो कि भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया N रवि किरण को, चित्रवीणा वादक हैं ये, कर्नाटक के हैं ये।
नेक्स्ट है इसमें, ये कर्नाटक संगीत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये संगीत कला निधि पुरस्कार, और ये किसको मिला है? एन रवि किरण को। 1929 से शुरुआत हुई थी इसकी। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार, ये किसको मिला है? अमन अग्रवाल को, सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सर्वोच्च नंबर के लिए। नेक्स्ट है ये ओमिता पाल शैक्षणिक उत्कृष्टता, ये पुरस्कार मिला है किसको? कुमारी मुस्कान शर्मा को। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, जया बच्चन को। नेक्स्ट है इसमें लोकसभा सांसद के रूप में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? लाल कृष्ण अडवाणी को। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है 18वां जो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि आईफा अवार्ड जो हुआ था वो है। आईफा अवार्ड पहली बार हुआ है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसके बारे में बता चुका हूँ पहले। बेस्ट फिल्म दिया गया है नीरजा को, पता नहीं इन लोगों ने शायद दंगल देखी नहीं। और बेस्ट एक्टर का दिया गया शाहिद कपूर को, बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर का अनिरुद्ध रॉय चौधरी को, बेस्ट ये जो सहायक अभिनेता का मिला है अनुपम खेर को, एम एस धोनी के लिए। एम एस धोनी अ ट्रू लव स्टोरी है ये, अनटोल्ड स्टोरी वाली मूवी के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है शबाना आजमी को, नीरजा के लिए। आईफा अवार्ड फॉर वुमेन ऑफ द ईयर, ये एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को। आईफा को बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाता है। वैसे बॉलीवुड का टॉप प्राइज तो वही माना जाएगा जो गवर्नमेंट ऑथराइज होता है, नेशनल जो फिल्म प्राइज होते हैं। नेक्स्ट है इसमें, ये यूपी का लास्ट है, ये यूपी विशेष है। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक केमिकल मिला है, कुछ न्यूज़ बोल रही है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कुछ बोल रही है कि नहीं वो खतरनाक नहीं हो सकता है। उसका नाम याद रख लीजिए, PETN करके है, पेंट्रा एराथ्रिल, पेंट्रा एरा या थ्रिटॉल करके है, ये टेट्रा नाइट्रेट, PETN करके है ये जो है ये रसायन मिला है केमिकल। एक्चुअली देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है ये, और ये इवन जो सिक्योरिटी चेक होता है उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि प्लास्टिक के फॉर्म में होता है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इवन 150 ग्राम मिला था ये यूपी की असेंबली में, और ऐसा बोल रहे थे योगी जी कि अगर 500 ग्राम होता तो 500 ग्राम इतना ज़्यादा कैपेबल है कि पूरी यूपी की जो विधानसभा है उसको उड़ाया जा सकता था। नेक्स्ट है इसमें मिशन परिवार विकास योजना, ये स्टार्ट किया गया यूपी में 11 जुलाई 2017 से 57 जिलों में हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश में 57 कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि सकल प्रजनन दर 3 से अधिक है, उनके लिए कराया गया है ये मिशन परिवार विकास योजना, 57 जिलों में चलाया गया है। राज्यसभा की सदस्यता में से इस्तीफा दे दिया मायावती ने। वैसे भी इनके 8 महीने बचे थे, तो एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है या फिर और कुछ हो सकता है। इस पर देखिए भड़किएगा नहीं और मेरे ऊपर कमेंटबाजी मत करिएगा। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम यूपी में चालू किया गया, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है, ये हुआ है लखनऊ में और यूनिसेफ के ये सहयोग से हुआ है। तो ये हो गई पूरी जुलाई 3rd वीक की करंट अफेयर, PIB प्लस घटना चक्र प्लस ये ई दृष्टि की समरी थी ये, और टोटल जो हिंदी में थी ये राजकुमार जी के नोट्स हैं। और इसमें देखिए मैंने इंग्लिश में भी बोलने की कोशिश की, जो इंग्लिश के टर्म्स है जो टिपिकल हिंदी है उसको बताने के लिए। तो ये एक टेलीग्राम का ग्रुप हमने स्टार्ट किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें जो भी फ्री PDFs है हमारी, प्लस जो UPSI और प्लस UP PCS के लिए और भी जो अदर एग्जाम्स के लिए, वो उसमें कई सारे वीडियोस, प्लस मैं इवन उसमें कुछ वीडियोस बना के इनपुट भी दे सकता हूँ जो मैं यूट्यूब में नहीं कर सकता हूँ कॉपीराइट वायलेशन की वजह से। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें सब कुछ फ्री है, उसमें सिर्फ आपको क्लिक करना पड़ेगा और ज्वाइन हो जाएंगे आप। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।